हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी में स्वायत्त जो राज्यों की स्थापना हुई थी, उसमें पहले राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य है कर्नाटक। तो आज हम कर्नाटक के बारे में बात करेंगे और जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें, प्लेलिस्ट में है। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आप हमें सजेशन दें कि अगर कोई प्रॉब्लम रह जा रही है इसमें तो हम उसमें सुधार करेंगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। जो कर्नाटक था वो मुगल काल में दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक जो मुगल काल का एक दक्कन का सूबा था और कर्नाटक के नायब सूबेदार थे। जो कर्नाटक के नायब सूबेदार थे उनको नवाब कहा जाता था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को नवाब कहा जाता था और जो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करते थे। और दिल्ली सरकार से स्वतंत्र होकर शहादत उल्लाह खान ने कर्नाटक की नींव रखी थी और अपनी राजधानी को अर्काट बनाया था। और इसके आगे जब अपनी राजधानी अर्काट बनाया तो शहादत उल्लाह खान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्षों को लेकर इसकी हालत बिगड़ी। उत्तराधिकार के संघर्षों के लेकर कर्नाटक की हालत बिगड़ी और इसके फलस्वरूप अंग्रेजों को या यूरोपीय कंपनियों जैसे फ्रांस और अंग्रेजों को इसके राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो जब मौका मिल गया तो अंततः मोहम्मद अली, जो कर्नाटक के नवाब थे, मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारियों के ऊपर षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगा के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने उनके राजगद्दी के अधिकार को छीन लिया। और ये कहानी है कर्नाटक की। और अब हम बात करेंगे अगली इसमें बंगाल के बारे में। बात करेंगे हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि बंगाल जो था वो मुगल का एक हिस्सा था, मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। और मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ने लगा था तो मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठा के इसको एक स्वतंत्र राज्य बना दिया है। मुर्शिद कुली खान और अली खान ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया था। उस समय बंगाल का नवाब जो था वो अजीम उसाम था, जो राजदरबार से संबंधित होने के कारण हमेशा दिल्ली में रहता था। तो इस प्रकार वास्तविक शक्ति थी वो मुर्शिद कुली खान में नींव थी। तो उसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को अपना नवाब घोषित किया। बंगाल का मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। और उसके बाद नवाब घोषित किया जिसने आगे चलकर मुगल के कमजोरी का फायदा उठा के स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी। और मुर्शिद कुली खान के शासन के दौरान केवल तीन विद्रोह हुए थे। जो मुर्शिद कुली खान के जब वो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का नवाब चुन लिया गया तो उसने कमजोरी का फायदा उठाया मुगल साम्राज्य के और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। और उसके जो शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे। अब हम आपको बताएंगे पहला विद्रोह। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब चयन किया था। और जब मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना तो उसके राज्य में तीन बार विद्रोह हुए थे। आपको बता दें, पहला विद्रोह जो हुआ था वो सीताराम उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। और दूसरा विद्रोह शुजात खान और तीसरा वाला
नजात खान ने किया था। नजात खान। 3 विद्रोह हुए थे। सीताराम, उदित नारायण और गुलाम मोहम्मद ने पहला विद्रोह किया, दूसरा विद्रोह सुजात खान और तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया था। मुर्शिद कुली खान जो था वो बंगाल की राजधानी ढाका से हटा के मुर्शिदाबाद ले गया। बंगाल की राजधानी को ढाका से हटा के मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिद कुली खान ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए अपने राज्य में वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से प्रारंभ किया और इसने अपने भू राजस्व बंदोबस्त था जो भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जो जागीर भूमियाँ थी उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया और ये खालसा भूमि सीधे तौर पे सम्राट के अंडर में रहती थी और जो अंडर में रहती थी उसके राजस्व वसूली के लिए ठेके पर जो राजस्व वसूली के लिए उसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत करी। जो मुर्शिद कुली खान था वो राजस्व को ठेके पे वसूलने के लिए इजारा व्यवस्था की शुरुआत की और जो किसान थे उनको कृषि विकास में समृद्ध और भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए जो किसान थे उन्हें कृषि विकास में बढ़ोतरी के लिए और भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण प्रदान किया था। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे और मुर्शिद कुली खान ने क्या किया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु जो हुई थी 1727 ईस्वी में। उसने इससे पहले जो मुर्शिद कुली खान मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी रोजगार में समान अवसर प्रदान किया था। इसने मुसलमानों के साथ हिंदुओं के लिए भी समान अवसर प्रदान किया था। मुर्शिद कुली खान ने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी रोजगार में समान अवसर प्रदान किया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1927 में हुई थी। उसके बाद उसका जो दामाद था सुजाउद्दीन 1727 में बंगाल का नवाब बना और वो 1739 तक था। उसके बाद इसका पुत्र सरफराज 1 साल के लिए शासक बना था, नवाब बना था बंगाल का। उसके बाद 1740 में बिहार के जो नवाब थे अलीवर्दी खान ने सरफराज को घेरिया के कहीं घेरिया लिखा होता है, कहीं घेरिया होता है, तो घेरिया के युद्ध में हरा के जो बंगाल के नवाब का पद था उसे हस्तगत कर दिया था। उसके बाद इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना देकर पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ का नजराना देकर बंगाल के नवाब के पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। इसके बाद देखेंगे। इसके बाद जो ये बंगाल था, बंगाल को मराठा आक्रमण का सामना करना पड़ा था। जो बंगाल था उनको मराठों का सामना करना पड़ा था और इनके दबाव में आके 1751 में अलीवर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा प्रांत और वार्षिक चौथ देने की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोग पढ़ते हैं कि जो अलीवर्दी खान था इसने यूरोपियों को मधुमक्खी का झुंड कहा था।
उसने कहा था कि यदि इनको छेड़ा ना जाए, तो ये साथ देंगी, और अगर इनको छेड़ दिया गया तो ये काट काट के मार डालेंगे। इसके आगे 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो उसका दवित्र पुत्र था, जो उसकी पुत्री का पुत्र था, सिराजुद्दौला नवाब बना। और सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, और पूर्णिया में जो नवाब था शौकत अली खान, दोनों ही इसके प्रबल विरोधी थे। लेकिन इनके बावजूद जो इसका सबसे बड़ा शत्रु था वो था बंगाल के सेना का सेनानायक मीर जाफर था। इन सभी ने मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें इन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। सिराजुद्दौला के समय में ही 20 जून 1756 में जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट है जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वो 20 जून 1756 को, ये याद करने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला के शासन के दौरान ब्लैक होल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना घटी, जिसका उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने किया था। इसने बताया था कि जो नवाब थे उन्होंने 46 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए थे और बाकी सबकी डेथ हो गई थी। इसके बाद सिराजुद्दौला ने 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, जिसमें इसकी पराजय हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का शासन तो नहीं रहा, किंतु जो वहाँ पे नवाब बना था मीर जाफर, उसको कठपुतली नवाब कहते हैं, जो उनका कठपुतली नवाब बना था, उसको बनाने से उनका मनचाहा अधिकार मिल गया था। और मीर जाफर को क्लाइव का गिदड़ कहते हैं इतिहासकार लोग, मीर जाफर को इतिहासकारों द्वारा क्लाइव के गिदड़ की उपाधि दी गई है। मीर जाफर 1760 में अबदस्त हुआ और मीर कासिम नवाब बना। इसने जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसे मुंगेर ट्रांसफर कर दिया, और मुंगेर ट्रांसफर करने के बाद उसने मुंगेर में तोप, बंदूक आदि का कारखाना बनाया और सेना का पुनर्गठन किया। 20 अक्टूबर 1764 में अपदस्त नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का सामना अंग्रेजों से हुआ बक्सर के युद्ध में, जिसमें इनकी संयुक्त सेना का हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई, जिसमें अंग्रेजों की जो सेनानायक था हेक्टर मुनरो कर रहा था, सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करना पड़ा। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, और अब साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।